हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे सामने ये एचटेट 2024 एसएसटी का पेपर खुला हुआ है जी, और इसको हम कर रहे हैं सोल्व। और 2 वीडियो इसकी मैं डाल चुकी हूँ, और आज हम बात करेंगे हमारे बचे हुए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 135 तक हम सोल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखिए क्या बात करता है। अकबर के शासन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। ठीक है जी। मनसबदारी व्यवस्था, दहसाला और इबादत खाना। देखिए जी, अगर हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था की, तो मुगल काल के दौरान जो मनसबदारी व्यवस्था है वो प्रशासन को संभालने की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक थी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। मनसबदारी व्यवस्था से आपको जो भी कुछ जितने भी फैक्ट आप कर सकते हो उतने आप कर लीजिए, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था से क्वेश्चन जो क्या है वो कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। तो हम जानते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया था। ठीक है जी, मुगल काल की व्यवस्था है, और इसके अंदर 2 बातें थी, जात और सवार। ठीक है, जहां पे जात एक अरबी भाषा का शब्द है जी, अरबी भाषा का एक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब है पद या स्थिति। ठीक है जी, और सवार का मतलब है सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या। ठीक है, तो इसको जात और सवार प्रथा भी बोल देते हैं। इसी के अलावा इसमें 2 चीजें और थी, एक तो था हमारा हुलिया और एक था दाग। ठीक है, यानी कि घोड़ों की हेर फेर को बचाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था के अंदर जो घोड़े हैं उनको राजकीय मोहर के साथ, निशान के साथ दाग देते थे। और हुलिया मतलब सैनिक का हुलिया जो क्या है वो तैयार बना के रख देते थे। ठीक है जी, तो ये थे मनसबदारी व्यवस्था के कुछ फैक्ट। और 1571 के अंदर जो क्या है वो अकबर ने इसको लागू करवाया। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे दहसाला प्रणाली का प्रारंभ। ये दहसाला पद्धति क्या थी? देखिए, दहसाला पद्धति एक आपका टैक्स इकट्ठा करने की एक प्रणाली है अकबर के समय की। राजा टोडरमल ने इसको लागू किया था, और ये जो प्रणाली है पिछले 10 वर्षों के भूमि की उपज के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको हम दहसाला प्रणाली भी बोल देते हैं। और ये जो क्या है वो कर इकट्ठा करने की एक प्रणाली है। ठीक है जी, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना आपकी हुई 1578 के अंदर, अकबर ने की फतेहपुर सीकरी के अंदर। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की, क्योंकि अकबर का मानना था, उसने अपना एक धर्म चलाया जिसको हम बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म, यानी कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए। ठीक है, तो उसी इबादत खाने की स्थापना 1578 में हुई। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सी के बाद हम करेंगे इबादत खाने की स्थापना ए, सी ए, और आखिर में आ जाएगा हमारा बी, दहसाला प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 136 का। तो इतनी एक्सप्लेनेशन हमने इस क्वेश्चन से देख ली है, यानी कि सी ए बी सही जवाब हो जाएगा अकबर के शासन की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम। ठीक है जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, डिट्टो एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चन हमारा आ गया है, और ये बात करता है हमारा सामूहिक सुरक्षा के बारे में, जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है जी, और ये कहता है कि एशिया के अंदर 1969 में, ठीक है, 1969 में सामूहिक व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लियोनिड ब्रेंजेव ने क्या किया, हमारी जो क्या है वो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया एशिया के लिए। और ये कौन है? ये रशिया के उस टाइम के क्या है वो रशिया के शासक हैं। ठीक है जी, रशिया नहीं कहेंगे उस टाइम, हम इसको हम कहेंगे यूएसएसआर। आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या थी और इसका विघटन कब हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के लिए ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अभी बात करते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि बच्चों मनरेगा के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी भारत की सरकार की इंपॉर्टेंट या बहुत फेमस परियोजनाएं हैं
उनके बारे में क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो मनरेगा हमारा 2005 के अंदर लागू हुआ था और अभी 2025 के अंदर जो हमारा आखिर में क्या था, शीतकालीन सत्र, उस शीतकालीन सत्र के अंदर मनरेगा जो हमारा अधिनियम है, एक्ट है, इसका नाम बदल के जी राम जी अधिनियम कर दिया गया है। और 2005 में जब ये अधिनियम लागू हुआ था तो 100 दिन के गारंटीकृत रोजगार की इसके अंदर बात कही गई थी अकुशल श्रमिकों को। ठीक है, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है। ठीक है जी, और अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 139 के बारे में। देखिए, किसी वर्ष में देश के अंदर तीनों क्षेत्रों में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है जी, तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीडीपी। ठीक है जी, जीडीपी जो है हमारा किसी भी एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की जो घरेलू सीमाएं हैं, उनके अंदर बच्चों उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं दोनों के कुल मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है जी, किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम उत्पादन हुआ है, उनके योग को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। ठीक है, जैसे देश के अंदर जीडीपी बढ़ती है तो उत्पादन और रोजगार भी बढ़ते हैं, और जैसे हमारी जीडीपी डाउन जाती है वैसे देश के अंदर उत्पादन और रोजगार में भी कमी आती है। जीडीपी को मापने की हमारे जो क्या है वो पास 3 विधियां हैं, आय विधि, व्यय विधि और तीसरी विधि कौन सी है, ये मेरे को आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जीडीपी। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे किरीलताई। देखिए, ये कंसेप्ट है, और कंसेप्ट जो क्या इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। एक टर्म है, किरीलताई क्या था, मंगोल सैनिक टुकड़ी, एक प्रकार का कर, 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, या फिर मंगोल सरदारों की परिषद। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको बहुत डरावने और मुश्किल प्रतीत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो तुक्का आप इसमें नहीं लगा सकते। सारे ऑप्शन आपको क्या लगते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब अगर तुक्का लगता है तो बाय लक लगेगा, वरना जो टर्म होती है हिस्ट्री की, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस के लगा लो या ज्योग्राफी के लगा लो, इन टर्म से अगर आपको पता है तो ही क्वेश्चन निकलेगा, वरना तुक्का लगाने वाली बात है जी। तो यहाँ पे क्या है, किरीलताई, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, यानी कि किरीलताई जो है हमारा मंगोल सरदारों की एक परिषद थी, एक सभा थी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, किरीलताई मंगोल सरदारों की एक परिषद थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिषद थी, और इस परिषद के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय हैं वो सारे मंगोल सरदार इकट्ठा होकर लेते थे, एक सभा थी, परिषद थी। ठीक है, और जो नया मंगोल सरदार हमको चुनना होता था उसका निर्णय भी इसी किरीलताई के अंदर ये लोग कर लेते थे। ठीक है, तो इन्हीं का एक कंसेप्ट है ये। ठीक है, मंगोल सरदारों की एक परिषद, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब 140 का। आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन आया हुआ है बहुत ही आसान, इको से, क्षेत्रों का वर्गीकरण सार्वजनिक व निजी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं हमारे, उनका वर्गीकरण करने का आधार क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, यानी कि उपक्रम के ऊपर स्वामित्व, ओनरशिप किसकी है, ये डिसाइड करता है कि वो आपका जो काम है वो, या फिर जो उद्योग है पब्लिक है या प्राइवेट है। ठीक है, यानी कि उपक्रम का स्वामित्व निर्धारित करता है कि जो आपका क्षेत्र सार्वजनिक है या आपका क्षेत्र क्या निजी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142 के ऊपर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 142 बात करता है क्या, एक्चुअल में ये कथन और कारण है। देखिए, पहला बात करता है 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत साम्यवादी सरकार को सबसे पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक था। बिल्कुल सही है, भारत ही ऐसा पहला देश था जो हिंदी चीनी भाई भाई के चक्कर में सबसे पहले चाइना की साम्यवादी सरकार को हमने क्या दी, मान्यता, रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के बाद सीधा चीन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल नहीं। देखिए, जब चीन से हमारी 65 की लड़ाई होती है
ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, हम अगर देखें तो राजीव गांधी वो ऐसे पहले पीएम थे, राजीव गांधी ऐसे पहले पीएम थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। उसके बाद जो क्या है वो बारी आएगी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की। तो हमारे दूसरा कथन गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका सही जवाब होगा केवल एक सही है, यानी कि दूसरा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है जी, दूसरा कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, केवल एक सही है। आगे बात करेंगे 143 क्वेश्चन की। कमाल की बात यह है कि आपका क्वेश्चन नंबर 143 के अंदर जो की आई थी एस्टेट की 2024 की, आपका दोनों ही ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 व 3 दोनों को ही सही माना गया था। ठीक है, तो कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, इसलिए कहती हूँ कि कभी भी जिस पेपर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता। ठीक है, तो ये बात करता है हमारा विशेष विवाह अंतरजातीय व विधवा विवाह पुनर्अधिनियम की। ठीक है, वैसे तो हम जानते हैं कि 1829 के अंदर राजा राम मोहन रॉय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक्ट और आपका अधिनियम से आया हुआ है। एक्ट और अधिनियम से क्वेश्चन आया हुआ है और ये बात करता है कि ये जो है क्या नाम है इस विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1872 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि ब्रह्मा विवाह अधिनियम, और ऑप्शन नंबर 4, तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों ही सही जवाब हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इसको हम ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी बोलते थे और विशेष विवाह यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी इसको हम बोलते थे। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 के ऊपर। सारगेसो सागर क्या है? देखिए, सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? सबसे पहला तो हम बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर ये आपका सागर स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इस सारगेसो सागर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जी, जो हमारा ये सागर है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है, लेकिन ये दुनिया का सबसे ज्यादा जो क्या है वो हमारा कहें तो अनोखा सागर है, क्योंकि इसकी कोई भी जमीनी तटीय सीमा नहीं है। जी हाँ, ये सागर ऐसी लोकेशन पे स्थित है सारगेसो जिसकी कोई भी क्या निश्चित जमीनी तट सीमा है ही नहीं। और इसका जो नाम है सारगेसो वो इस सागर में पाए जाने वाले सारागेसो नामक जो क्या है वो शैवाल के नाम से पड़ा है। और जैव विविधता की दृष्टि से ये क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा समृद्ध है। ठीक है जी, इतना हमको इस क्वेश्चन से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 145 के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 145 ये कुछ संस्थाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145 कुछ संस्थाओं के बारे में बात करता है कि कौन सी हमारी संस्था कब बनी और किसका हमारा क्या महत्व है। ठीक है जी, तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा सही जवाब। एक मिनट, देखिए जी, 2 का हमारा 4 3 2 1 यानी कि 4 3 2 1 रिवर्स है, ये एक किस्म से 4 3 2 और 1। आइए देखते हैं, देखिए जी 4 3 2 और हमारा 1। ठीक है, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हमारी आई 1885 में। ठीक है जी, द इंडियन एसोसिएशन हमारी आई 1876 के अंदर, और पूना सार्वजनिक सभा हमारी आई 1875 में। ठीक है जी, महादेव गोविंद रानाडे इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और अंधविश्वास को खत्म करने व समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ये पूना सार्वजनिक सभा हमारी काम करती थी। उसके बाद इंडियन लीग ये हमारी जो आई है 1875 के अंदर द इंडियन लीग आई है, और पूना सार्वजनिक सभा हमारी 70 के अंदर आई है। ठीक है जी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, यानी कि 4 3 2 1 ये राजी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 के बारे में। देखिए,
संगठन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। आसियान के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, WTO के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, और अब अगेन यहाँ पे यूरोपीय संघ के बारे में क्वेश्चन आ गया। देखिए यूरोपीय संघ का गठन किस संधि के तहत हुआ, तो आंसर हो जाएगा हमारी जो क्या है वो मास्ट्रिच की संधि, मास्ट्रिच की संधि के द्वारा हमारा EU यानी कि यूरोपीय संघ का क्या गठन हुआ, 1900 हमारा क्या ये 1993 के अंदर हमारा मास्ट्रिच की संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ है। और जो यूरोपीय संघ है वो आज दुनिया में यूरोप के देशों का सबसे बड़ा कुनबा है, संगठन है 27 देशों के साथ। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है 2020 के अंदर, ब्रेक्जिट जिसको हम बोलेंगे। बाकी को भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन को। ब्रेटन वुड्स संधि, ये वो संधि है ब्रेटन वुड्स जिससे हमने IMF, ठीक है जी, और हमारा जो गेट जिसको हम कहेंगे गेट बाद में क्या बन गया WTO, तो हमारा वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, और हमारा IMF जिससे बने हैं वो हमारी ब्रेटन वुड्स संधि है, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं। अच्छा, मराकेश समझौता, देखिए जो गेट हमारा प्रतिस्थापित होके WTO बन गया, ठीक है, तो वो हमारा मराकेश समझौते के तहत बना था 8वें दौर की डंकन वार्ता के बाद। सारे संगठन उनके स्थापना वर्ष, ठीक है जी, किस घोषणा से उनका जो क्या है वो उनकी स्थापना हुई और क्या वो काम करते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है इसी YT चैनल के ऊपर, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट संगठन करके, तो वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा। वो TGT और PGT बच्चों दोनों के लिए ही इक्वल इंपोर्टेंस रखती हैं। 2 से 3 नंबर आपके उस एक वीडियो से पक्के हो जाएंगे, ठीक है, तो जरूर से आप उसको चेकआउट करिए। फिलहाल हमने देख लिए हैं माराकेश, मास्ट्रिच और ब्रेटन वुड तीनों संधियों को, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मास्ट्रिच संधि, EU यूरोपीय यूनियन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पार्कलैंड या बुशवेल्ट शब्द किस जलवायु से संबंधित है, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका हमारा जवाब हो जाएगा क्या, सवाना जलवायु, ठीक है, सवाना जलवायु से हमारा संबंधित है। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मैं अब नहीं कर रही क्योंकि मैं दुनिया के अंदर जितने फेमस या मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे घास स्थल हैं, ठीक है जी, आपका उष्ण कटिबंधीय भी, आपका शीतोष्ण कटिबंधीय भी, उनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें ये सारी आपकी जलवायु भी कवर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, सवाना जलवायु से जुड़े हुए ये आपके पार्कलैंड और बुशवेल्ट शब्द हैं। NCERT से एक क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट उठ के आया हुआ है, ठीक है। तो आज बात करेंगे फिलहाल इस वीडियो के हमारे जो क्या है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के लिए किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए मेरे YT चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है हमारा आपका UNO, ठीक है, कंप्लीट करके, तो उसमें आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चाहे वो सारे समझौते हो गए या फिर संगठन हो गए, उसकी एजेंसियां हो गई या महासचिव हो गए, सारा ही मैंने डेटा पूरा कवर किया हुआ है। तो जो वीडियो है हमारी UNO वाली, उसको आप जरूर से देखिएगा, ये कंसेप्ट आपके वहां क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, 2 महासचिव अब तक ऐसे हुए हैं UNO के जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। पहला हमारा डैग हैमरशोल्ड, और ये बच्चों दूसरे नंबर के महासचिव हैं, ठीक है जी। पहले हमारे ट्रिगवेली हैं नॉर्वे से, उसके बाद एक हमारे 1997 से लेके 2006 के कार्यकाल वाले बान की मून नहीं, हमारे जो क्या है वो दूसरे जो महासचिव हैं जिनको पुरस्कार मिला है नोबेल शांति पुरस्कार, तो पहले हो गए डैग हैमरशोल्ड, उसके बाद हमारे कोफी अन्नान जो है हमारे, इनको क्या मिला है संयुक्त राष्ट्र का नोबेल शांति पुरस्कार। तो ये 2 महासचिव हैं, तो इनको आप जरूर से क्या करें, नोट कर लें। आगे हम बात करेंगे 149 के बारे में। देखिए क्वेश्चन, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका हो जाएगा आंसर पहला, भारत का पहला स्थान है दूध के उत्पादन में। और अब एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, साल 2025 के अंदर भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। जी हाँ,
चीन को पीछे छोड़ के भारत के पास अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन देश होने का जो क्या है वो भारत को गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, और भारत दूध और चावल दोनों के अंदर पहले नंबर पे पहुंच गया है। ठीक है जी, तो आज के लास्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। मजदूरी का लौह सिद्धांत, इसका हो जाएगा हमारा आंसर क्या आपका ये फर्नांडिस लासले मजदूरी के लौह सिद्धांत से हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, फर्डिनांड लासले। ठीक है, तो ये थे हमारे एचटेट 2024 के लेटेस्ट जो पेपर हुआ है उसके हमारे 60 के 60 आपके क्वेश्चन हमने डिटेल में देखा है। हर एक क्वेश्चन को जितनी इंफॉर्मेशन हम एक क्वेश्चन से निकाल सकते थे हमने निकालने की कोशिश की है। और इसी के साथ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो जरूर से आप हमारे चैनल से जुड़े, इन वीडियोस को बहुत सा प्यार दें, और अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करें। ठीक है जी, और ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जो क्या है PYQ सीरीज के अंदर।